अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम हज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं 26 तारीख को जो एनटीएस का पेपर हुआ था मोमिनीन हुज्जाज का, उसमें उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम इसका पार्ट 1 जो है वो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने एप्टीट्यूड के जितने भी क्वेश्चन थे इनको सारे सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। तो चलिए तो इसका जो पहला सवाल है वो हम देखते हैं। इसमें पहला सवाल है, एन एक्सटेंशन ऑफ डैश डेज कैन बी गिवन टू वेलफेयर स्टाफ बियॉन्ड 45 डेज स्टे इन केएसए। के जो वेलफेयर स्टाफ है इसको 45 दिन से ज्यादा कितने दिन की एक्सटेंशन दी जाती है। तो हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास जो एक्सटेंशन होती है वो 45 दिन से ज्यादा नहीं दी जाती। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन ए है वो हमारा ऑप्शन ए ठीक है। अगला सवाल है, टू फैसिलिटेट द हुज्जाज एज पर सऊदी तालीमात वेलफेयर स्टाफ विल बी डिप्यूटेड इन केएसए एट अ रेशियो ऑफ 1। मतलब सऊदी तालीमात के हिसाब से जो वेलफेयर स्टाफ है वो एक मोमिन जो है वो कितने हुज्जाज के लिए वहां पे डिप्यूट किया जाता है। तो ये हमने पढ़ा था वो 100 हुज्जाज के लिए डिप्यूट किया जाता है, तो ऑप्शन बी हमारा ठीक है। अगला हम देखते हैं कि ओपीएपी ये स्टैंड्स फॉर। जब ओपीएपी जो है ये हमने जब हमारा सेशन चल रहा था उसमें भी हमने बताया था कि ये सवाल आ सकता है। तो वो हमारे पास है ऑफिस ऑफ पिलग्रिम्स अफेयर्स पाकिस्तान। तो जो ऑप्शन ए था ये ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल ठीक ऑप्शन था। अभी जो 17 क्वेश्चन है इसके बारे में भी हमने सेशन में बताया था कि ये भी एक्सपेक्टेड है कि ये आ सकता है। उसके बाद फॉर हज 2025 पाकिस्तान टोटल कोटा विल बी डिवाइडेड बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। कि पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का कोटा है वो कितने परसेंट है। तो इसका जो सी ऑप्शन है 50-50%, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन था। अगला देखते हैं, एज पर हज पॉलिसी 2025 द मिनिमम एज फॉर परफॉर्मिंग हज इज। के जो 2000 हज पॉलिसी 2025 के हिसाब से इस साल हज करने के लिए मिनिमम एज कितनी है। तो ये भी हमने बताया था कि ये भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हमारे पास 12 साल था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग वुमेन परफॉर्मिंग हज इन हज 2025 पॉलिसी। हज 2025 पॉलिसी के मुताबिक जो औरतें इस साल हज करेंगी तो उनके हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो इनमें जो ए ऑप्शन है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन था। वो लिखता है कि वुमेन शुड बी अकम्पनीड बाय अ महरम, के जो औरत है उसके लिए महरम की जरूरत लाजमी है। अ मेल रिलेटिव सच एज हस्बैंड और ब्रदर। तो इसका अब हमें पता है कि इस साल जो औरतें जो हज कर रही हैं वो बगैर महरम के भी हज कर सकती हैं। और इसका जो CII जो था उसका जो इजलास 232वां इजलास था उसमें ये फैसला हुआ था कि जो औरतें हैं वो बगैर महरम के भी हज कर सकती हैं। अच्छा, अगला हम देखते हैं, द हार्डशिप स्कीम डज नॉट अकोमोडेट। कि हार्डशिप स्कीम में कौन कौन से हाजी जो हैं वो अकोमोडेट नहीं होते। ऑप्शंस थे, स्प्लिट ब्रोकन फैमिलीज, महरम फॉर सक्सेसफुल लेडीज, अटेंडेंट्स फॉर डिसेबल स्पेशल पर्सन, या फिर पीपल विद लो इनकम। तो ये जो ए बी और सी ऑप्शन थे ये तीनों हार्डशिप कोटा में आते थे, लेकिन जो डी ऑप्शन था ये हार्डशिप कोटा में नहीं आता था, बल्कि इसके लिए एक अलग से कोटा था जो कि था लो पेड इन एम्प्लॉयज का कोटा था इसमें, जिसकी जो सीट्स थी वो 300 सीट्स थी। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो इसका ठीक होगा। अगला हम देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट फंक्शन डू अपेलेंट कमेटी सर्व। जो अपेलेंट कमेटी है इसका क्या फंक्शन है। तो इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं, टू मिटिगेट कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ऑर्गेनाइजर्स, टू रिव्यू एंड मेक रूलिंग्स ऑन अपील्स फ्रॉम द कंप्लेंट डिस्पोजल कमेटी, आगे टू असाइन हज कोटास टू सर्विस प्रोवाइडर्स, या फिर टू ऑथोराइज ट्रैवल एजेंसीज विद ऑपरेटिंग लाइसेंसेज। तो इसका अपेलेंट कमेटी का हमने पढ़ा था कि जो भी CDC के फैसले होते हैं उन CDC के फैसले के खिलाफ अगर कोई अपील करता है तो उन अपील के खिलाफ ये जो अपेलेंट कमेटी होती है ये रिव्यू उस अपील को करती है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर था। अगला है, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेज इफ एन हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर वायलेट द कंडीशंस ऑफ इट्स लाइसेंस। तो अगर कोई HGO है अगर वो अपने लाइसेंस की जो कंडीशन उनको वायलेट करता है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या थे। तो इसके जो ऑप्शन दिए गए थे उनमें जो बी ऑप्शन था वो ये था, दे में फेस सस्पेंशन और रिसेशन आफ्टर अ प्रॉपर हियरिंग।
कि अगर कोई इस तरह की वायलेशन करता है तो जो एचजीओ है उसकी प्रॉपर हेयरिंग के बाद उसकी सस्पेंशन भी की जा सकती है या फिर उसको रिसेशन भी उसकी की जा सकती है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर था। अगला हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ डिविजन कंसर्न अंडर द हज एक्ट 2023। के हज एक्ट 2023 जो है उसकी जो डिवीजन कंसर्न है उसका कौन सा स्कोप इनमें नहीं है। ऑप्शन ए हमारे पास था इशूइंग लाइसेंसेस, ऑप्शन बी था रिन्यूइंग लाइसेंसेस, ऑप्शन सी था सुपरवाइजिंग फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ एचजीओज और ऑप्शन डी था सस्पेंडिंग और रिसेंडिंग लाइसेंसिंग। तो इसका जो ऑप्शन सी था वो हमारे पास ऑप्शन सी ठीक करेक्ट आंसर था कि वो जो फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं एचजीओज के उनको सुपरवाइज नहीं करते। अगला है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ हज ऑपरेशन फंड। जो हज ऑपरेशन फंड था इसका प्राइमरी पर्पस क्या था। तो जो हज ऑपरेशन फंड था इसका प्राइमरी पर्पस हमें पता था कि मैनेजिंग एंड ओवरसीइंग हज ऑपरेशंस बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो जो सी ऑप्शन था वो इसका करेक्ट आंसर था हमारे पास। अगला हम देखते हैं, हु इज टिपिकली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर अप्रूविंग बिल्स रिलेटेड टू हज पॉलिसी। जो हज पॉलिसी से मुतालिक जितने भी जो बिल्स थे उनको अप्रूव करना कौन सी अथॉरिटी करती थी। तो इसके लिए एक अलग से इसकी एक ब्रांच थी जो कि फाइनेंस ब्रांच थी। उनका काम था कि सारी के सारे जो बिल्स हैं हज पॉलिसी में कि वो सारे के सारे बिल्स जो हैं उनको अप्रूव करे। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन था कंसर्न्ड डिवीजन। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज रिक्वायर्ड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेडिकल ऑफिस आउटसाइड द सेंट्रल एरिया। मतलब अगर कोई मेडिकल ऑफिस को सेंट्रल एरिया से बाहर को बनाना चाहता है, एस्टेब्लिश करना चाहता है, तो उसके लिए क्या कंडीशन थी। तो उसके लिए हमें पता है कि उसके लिए एक परमिट लेना पड़ता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से, तब जाके आप जो ऑफिस है वो बाहर बना सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारे पास ठीक ऑप्शन था। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द अप्रूवल ऑफ कोटा फॉर पिलग्रिम्स फॉर फ्रॉम ईच कंट्री। के हर मुल्क की जो हुज्जाज हैं उनके जो कोटा मुख्तस किया जाता है उसकी अप्रूवल किस तरह की जाती है। तो उसकी अप्रूवल हमने पढ़ी थी कि जो हमारे पास जो दो पार्टीज होती हैं जिसमें एक फर्स्ट पार्टी होती है और एक सेकंड पार्टी होती है, तो इन दोनों के दरमियान एग्रीमेंट होता है। तो उस एग्रीमेंट के तहत ये जो कोटा है वो अब अलॉट किया जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारे पास सी था, द कोटा इज अप्रूव्ड थ्रू एन एग्रीमेंट बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा जो सऊदी अरेबिया की मिनिस्ट्री है एंड द रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज इन द पिलग्रिम्स कंट्री। और जो पिलग्रिम की जो हाजी की जो मुतलका मुल्क है उसकी जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है उन दोनों के दरमियान एग्रीमेंट होता है, उसके हिसाब से कोटा अप्रूव किया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आंसर था। अगला हम देखते हैं, अंडर द एक्ट 2025 एंड अंडर द एक्ट 2023 कैन द फेडरल गवर्नमेंट बी हैड बी हेल्ड लायबल फॉर एक्शंस टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफिसर एक्टिंग इन गुड फेथ। मगर मतलब ये है कि अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर वो कोई काम करता है और वो गुड फेथ में करता है तो वो क्या फेडरल गवर्नमेंट उसकी लायबल होगी। तो ये हमने पढ़ा था कि इसमें नो, कि जो फेडरल गवर्नमेंट है इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम लायबिलिटी इफ एक्शंस आर टेकन इन गुड फेथ। मतलब ये हमारे पास जो इंडेमनिटी का था हमारे पास पोर्शन था, सेक्शन था, उसमें इस बात को हाईलाइट किया गया था। तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट आंसर है। अगला हम देखते हैं, विच स्टेज कम्स immediately after the pilgrims perform the stoning of first day of जमरात। मतलब जो हाजी हैं जब वो 10 जिल हज को जो रमी करते हैं, 10 जिल हज को रमी करने के बाद जो हाजी हैं वो उनका अगला स्टेप क्या होता है। तो उनका अगला स्टेप होता है कुर्बानी करना। तो जो इसका ऑप्शन बी है वो ठीक है, द स्टेज वेयर पिलग्रिम्स आर डिस्पैच्ड टू द स्लॉटर हाउसेज इन मिना, के वो कुर्बान गाहों की तरफ जाते हैं मिना में कुर्बानी करने के लिए। अगला हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोहिबिटेड फॉर पिलग्रिम्स ड्यूरिंग हज अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन। रेगुलेशन के हिसाब से जो हाजी है हज के दौरान उसके लिए क्या ममानियत है, कौन सी चीज उसे मना की गई है। तो वो हमें पता है कि वो हमारे पास जो ऑप्शन सी था, इंगेजिंग इन पॉलिटिकल एंड सेक्टेरियन एक्टिविटीज ड्यूरिंग हज। मतलब जो सियासी और दूसरी जो एक्टिविटीज हैं उनसे उनको रोका जाता है। ये जो ऑप्शन सी था ये हमारे पास करेक्ट आंसर था। अगला हम देखते हैं, द अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द अराइवल ऑफ पिलग्रिम्स फ्रॉम अब्रॉड शुड एक्ट विद इन 48 आवर्स इन द इवेंट ऑफ द पिलग्रिम्स डेथ और बर्थ। अब वो ये पूछ रहा है कि जो अथॉरिटी है, जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है, उसका क्या काम है कि वो जब हाजी आते हैं 48 घंटे के अंदर अंदर उनकी को मौत हो जाती है या फिर उनकी पैदाइश किसी की होती है तो उसके बारे में आगाह करें। तो वो ये है कि इशूइंग
इशूइंग अ डेथ एंड बर्थ सर्टिफिकेट, जो हमारे पास जो मुतलका अथॉरिटी होती है सऊदीया की, उसका काम ये होता है कि वो एक डेथ एंड बर्थ सर्टिफिकेट इशू करे। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर था। अगला हम देखते हैं, विच अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ पिलग्रिम्स इन मीना। मीना के अंदर जो हुज्जाज है उनकी सेफ्टी की कौन जिम्मेदारी लेता है? तो सारी की सारी उसकी जो जिम्मेदारी होती है वो सऊदी सिविल डिफेंस पर होती है। तो ऑप्शन ए हमारे पास जो है वो ठीक है। आगे है, व्हाट इज द अरबिक टर्म फॉर रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन की जो अरबिक टर्म है वो हमारे पास हमें पता है वो है मुहत्ता, और इसको अरबी में मुहत्ततुल कतार भी कहा जाता है रेलवे स्टेशन को। तो ये मुहत्ता जो है ये हमारे पास करेक्ट आंसर था। आगे है, हाउ मेनी आवर्स इन एडवांस शुड द नोटिस फॉर बसेस इन मीना टू मीना बी पोस्टेड। के बिल्डिंग के अंदर जो मदीना जाने के लिए जो नोटिस है वो कितने टाइम पहले वहां पे अवेजा होना चाहिए? तो इसका जो ऑप्शन डी था, 18 से 24 घंटे तक से पहले जो है वो जो नोटिस है वो वहां पे अवेजा होना चाहिए। तो वो हमारे पास ऑप्शन डी ठीक था। आगे है, वेयर इज द मेन कंट्रोल ऑफिस एमसीओ टू फैसिलिटेट द पाकिस्तानी पिलग्रिम्स सिचुएटेड। जो एमसीओ है वो कहाँ पे मौजूद होता है? तो ऑप्शन थे जद्दा, मक्का, मदीना या इस्लामाबाद। तो हमें पता है जो एमसीओ है वो मक्का में होता है, और मक्का में भी अजीजिया के इलाके में होता है। आगे हम देखते हैं, इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ और मिसकंडक्ट बाय हज असिस्टेंट। अगर कोई जो मुआमिन है अगर वो कोई गलती करता है, उसकी कोई मिसकंडक्ट होता है, टू होम विल द सेक्टर इंचार्ज रिपोर्ट। तो सेक्टर इंचार्ज वो किसको रिपोर्ट करेगा? द रिकमेंडेशन फॉर पनिशमेंट। तो पनिशमेंट की रिकमेंडेशन किसको वो देगा? हज ग्रुप, हज ऑर्गेनाइजर एसोसिएशन को देगा, एमसीओ को देगा, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स को देगा, या पाकिस्तानी एम्बेसी को बताएगा? तो ये हमें पता है कि जितने भी वहां पे मामलात होते हैं वो सारे के सारे एमसीओ डील कर रहा होता है, और सेक्टर इंचार्ज जो है वो एमसीओ को ही अपनी सिफारिशात जो है उस सजा से मुतल्लिक जो सिफारिशात है वो एमसीओ को ही भिजवाता है। तो ऑप्शन बी हमारे पास ठीक था। आगे है, व्हाट इज द शेप ऑफ द हतीम। अब जो हतीम है ये हमने पढ़ा था, जो हमने लेक्चर दिया था उसमें भी पढ़ा था कि ये खाना काबा है, और इसका जो ये वाला हिस्सा है यहाँ पे हमारे पास जो हिस्सा है उसको कहा जाता है हतीम। अब ये भी हतीम भी खाना काबा का ही हिस्सा है। अब ये इसकी शेप पूछी गई थी कि इसकी शेप कौन सी थी, कौन सी होती है? तो हमें पता है जो खाना काबा का जो हतीम का हिस्सा है ये हमारे पास हाफ सर्कल है। क्या है? हाफ सर्कल। तो ऑप्शन बी हमारे पास ठीक है। आगे हम देखते हैं, व्हाट डज योम तरविया रेफर्स टू। कि हमारे पास जो योम तरविया है ये किस डे को कहा जाता है? ये हमने सेशन में भी बताया था कि जो योम तरविया है ये वो दिन है जब मीना में हुजाज अपने अपनी बिल्डिंग से मीना के अंदर पहुंचते हैं। अब जो इसका सी ऑप्शन था, द डे व्हेन पिलग्रिम्स ट्रेवल टू मीना एंड प्रिपेयर फॉर हज। मतलब हज के लिए वहां पे वो प्रिपेयर होते हैं और मीना मीना के अंदर वो पहुंचते हैं। तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आंसर था। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इज नॉट फर्ज इन हज अकॉर्डिंग टू द हनफी स्कूल। के हनफी स्कूल के मुताबिक हज का कौन सा ऐसा रुकन है जो कि फर्ज नहीं है? ऑप्शंस दिए गए थे, वकूफ अरफा, ऑप्शन बी था एहराम, ऑप्शन सी तवाफ ज़ियारा, और ऑप्शन डी था एनिमल सेक्रीफाइस। तो हमें पता है जो ए है वो भी फर्ज है, एहराम बांधना भी फर्ज है, और तवाफ ज़ियारा भी फर्ज है। तो जो हमारे पास ऑप्शन डी था ये था एनिमल सेक्रीफाइस, जो कुर्बानी करना है ये फर्ज नहीं है हमारे पास। लिहाजा जो हमारा आंसर था एनिमल सेक्रीफाइस वो ठीक था। अब उसके बाद आगे हम देखते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय मीकात। मीकात से क्या मुराद है? ये इसको मीकात को भी हमने इन डिटेल डिस्कस किया था अपने सेशन में। इसका जो ऑप्शन हमारे पास सी था वो करेक्ट आंसर था, द डेजिग्नेटेड बाउंड्री और पॉइंट वेयर पिलग्रिम्स मस्ट अज्यूम एहराम फॉर हज और उमरा। के जो हदूद हरम है उस हदूद हरम के इर्द गिर्द कुछ डेजिग्नेटेड पॉइंट्स हैं जहां से हाजी अगर दाखिल होता है तो वहां पे उसको एहराम बांधना उसके लिए जरूरी होता है हज या उम्रा करने के लिए। तो ये हमारे पास कितने मिकात थे? हमारे पास 5 मिकात थे, मुख्तलिफ उनके नाम भी हमने याद किए थे। आगे है, एज पर द पॉलिसी अ पिलग्रिम इज अलाउड टू परफॉर्म इबादा इन रियाजुल जन्ना। के जो पॉलिसी के हिसाब से जो रियाजुल जन्ना का जो परमिट है उसके उस वहां पे इबादत करने के जो परमिट है वो कैसे लिया जाता है? तो उसका जो ऑप्शन बी था वो ठीक था, बाय फॉलोइंग द नुसुक एप्लीकेशन अपॉइंटमेंट। जो नुसुक के में जो उसने अपॉइंटमेंट ली हुई है उस हिसाब से वो वहां पे अपनी इबादत वगैरह कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, बिल्डिंग ड्यूटी ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉम्प्टली डिस्पैचिंग अनआइडेंटिफाइड गुड्स। मतलब कोई ऐसी चीजें जो कि उसको पता नहीं है वो उसका अगर कोई मिलती हैं
तो वो उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिल्डिंग ड्यूटी ऑफिसर की? तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनको लॉस्ट एंड फाउंड सेल में जमा करवाए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन मिना एंड अरफात, कि मिना और अरफात का जो डिस्टेंस है वो कितना है? ये मिना है और ये हमारे पास अरफात है, तो मिना और अरफात का जो डिस्टेंस है वो कितना है? तो इसका जो ऑप्शन डी था 9 किलोमीटर, तो 9 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है मिना का अरफात से। आगे हम देखते हैं, व्हाट इज द फिफ्थ डे ऑफ हज, हज का जो पांचवा दिन है वो कौन सा होता है? हमें पता है हज 8 से शुरू होता है और 12 तक जाता है। अब जो इसका 12 जिलहज है ये हमारे पास इसका पांचवा दिन है, तो हमारे पास 12 जिलहज इसका ऑप्शन ठीक था। आगे है, पाकिस्तानी हाजी विल रिक्वेस्ट प्रायर परमिशन थ्रू विच ऐप फॉर देयर टर्न इन रियाजुल जन्ना, कि रियाजुल जन्ना के लिए हाजी जो है वो परमिट किस ऐप के जरिए ले सकता है? तो इसका जो सी ऑप्शन है नुसुक ऐप, तो नुसुक ऐप इसका बिल्कुल ठीक ऑप्शन था। आगे है, इन केस ऑफ अराइवल थ्रू जद्दा एयरपोर्ट, अगर जद्दा एयरपोर्ट से हाजी आता है सऊदीया में, इट हैज टू बी हैंडेड ओवर टू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मकतब, तो मकतब का जो नुमाइंदा होता है इसको क्या चीज उसने देनी होती है? बोर्डिंग कार्ड देना होता है, वीजा की कॉपी देनी होती है, या फिर रिटर्न टिकट देना होता है, या पासपोर्ट देना होता है? तो ये जो ऑप्शन डी था पासपोर्ट, वो हमारे पास करेक्ट आंसर था कि जो मकतब का रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको वो पासपोर्ट जो हाजी है वो दे देता है। आगे है, व्हाट काइंड ऑफ एक्शन बाय द पिलग्रिम इफ अबेंडन, अगर कोई ऐसा काम जो वो हाजी जो है वो भूल जाता है, रिक्वायर पेइंग अ पेनल्टी, तो उसके लिए एक पेनल्टी दी जाती है जिसको दम कहा जाता है। तो वो हमने सेशन में भी पढ़ा था कि अगर कोई वाजिब किसी का छूट जाता है तो हाजी जो है वो उसको दम देना पड़ता है। आगे है, व्हाट इज द मोस्ट ऑब्लिगेटरी पिलर ऑफ हज, कि जो हज का कौन सा ऐसा पिलर है जो कि सबसे ज्यादा फर्ज है या फिर सबसे बड़ा फर्ज है? तो हमने पढ़ा था जो हमारे पास वकूफ अरफा है इसको कहा जाता है रुकने आजम। तो हमारे पास जो रुकने आजम था या वकूफ अरफा जो है, जो रुकने आजम था, वो हमारे पास मोस्ट ऑब्लिगेटरी पिलर ऑफ हज है, तो हमारे पास ऑप्शन सी जो है ये ठीक आंसर है। अगला है, पिलग्रिम्स शुड बी कॉशन वाइल क्रॉसिंग रोड, कि जो हाजी है वहां पे जब रोड क्रॉस कर रहे होते हैं तो उनको किस बात की का ख्याल रखना चाहिए? एज ट्रैफिक रन्स इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, कि वहां की जो ट्रैफिक है वो एक खास डायरेक्शन में मूव कर रही होती है इन सऊदी अरेबिया, तो उनको ये बताया जाता है कि वहां की जो ट्रैफिक है वो राइट हैंडेड है, पाकिस्तान में वो लेफ्ट हैंडेड है। तो ये इस चीज का ख्याल वहां पे हाजी जो है रखें जब वो रोड क्रॉस कर रहे होते हैं। अच्छा, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, विच ऐप कैन नॉट बी यूज फॉर कॉल्स इन सऊदी अरेबिया, कि सऊदी अरेबिया में कौन सी ऐप है जो कि कॉल्स के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती? तो हमें पता है कि जो व्हाट्सएप ऐप है वहां पे उस ऐप के जरिए जो सऊदीया में कॉल करना है वो बैन है, लिहाजा जो व्हाट्सएप ऐप हमारे पास ऑप्शन था सी, जो व्हाट्सएप ऐप हमारे पास ऑप्शन था सी, तो वो हमारे पास आंसर बिल्कुल ठीक था। अगला हम देखते हैं, कीप द मैक्सिमम वेट फॉर पर्सनल लगेज विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट अपॉन रिटर्निंग फ्रॉम हज, तो हज से के बाद आने से आते वक्त जो हाजी के पास जो पर्सनल लगेज होता है उसकी लिमिट क्या है? तो उसकी लिमिट हमने पढ़ी थी वो 7 kg थी, मतलब हाजी जो है अपने साथ जो पर्सनल लगेज है जो हैंड कैरी जिसको कहते हैं वो 7 kg तक ला सकता है। अगला क्वेश्चन था, व्हाट डू यू से व्हेन यू आस्क समवन फॉर हेल्प, कि आप अगर किसी को आपने मदद के लिए कहना हो तो आप उसके लिए अरबी में उसे क्या कहेंगे? तो उसका जो बी ऑप्शन था वो बिल्कुल ठीक था, हल यमकनिक मसाअती, तो ये हमारे पास बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक था। आगे है जो आखिरी क्वेश्चन है इसी हज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस का, वो ये था, व्हाट डू यू से व्हेन यू आस्क समवन अबाउट अ मेडिकल स्टोर, अगर आपने मेडिकल स्टोर के बारे में किसी से कहना है तो वो आप उसको किस तरह कहेंगे? तो इसका भी जो बी ऑप्शन था वो बिल्कुल ठीक था, अरीद ज़हाब इला सईद लिया लिशरा दवाया, तो ये हमारे पास जो बी ऑप्शन है ये हमारे पास बिल्कुल ठीक ऑप्शन था। तो ये तो थे हमारे हज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं। इंशाल्लाह जो अगली वीडियो होगी इंशाल्लाह उसमें हम साइकोलॉजिकल असेसमेंट के जो क्वेश्चंस हैं वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये 32 क्वेश्चंस थे, साइकोलॉजिकल असेसमेंट के, और इनमें इनके जो टोटल मार्क्स थे वो 16 थे, मतलब जो 2 क्वेश्चंस होंगे उनको मिलाकर एक आपका नंबर बनेगा, एक क्वेश्चन का जो नंबर होगा वो 0.5 होंगे। इस तरह हमारे पास टोटल 80 मार्क्स बनते हैं। तो क्योंकि ये 80 मार्क का ही जो पेपर होगा इसी में से इंशाल्लाह मेरिट बनेगा। और ये भी सवाल आ रहा है कि ये इसका रिजल्ट कब तक एक्सपेक्टेड है? तो पिछली दफा जो इसका रिजल्ट आया था वो 2 से 3 वीक्स के अंदर आ गया था। इंशाल्लाह इस दफा भी यही एक्सपेक्टेड है कि 2 से 3 वीक्स के अंदर अंदर इसका जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद उनमें से जो सिलेक्टेड होंगे कैंडिडेट्स उनको फिजिकल के लिए
बुला लिया जाएगा। तो ये तो थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपने वीडियो को लाइक लाजमी करना है और अपने दोस्तों के साथ भी इसको लाजमी शेयर करना है। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।